अब तक हमने देखा कि बाकी के क्लीनर्स आकर रूडो को बचा लेते हैं और जैबर भी यहाँ से भाग जाता है। खैर, इसके बाद वो सभी लोग हेडक्वार्टर आ जाते हैं और रूडो बाहर बैठा हुआ था और काफी गुस्से में था कि जैबर ने क्रिस को घायल कर दिया और वो कुछ नहीं कर पाया, ठीक जैसे रेक्टो के समय नहीं कर पाया था। क्या वो जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा? एंजन उसे समझाता है कि ग्रिस ने अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी और उसने तुम्हें इसीलिए बचाया क्योंकि वो तुम्हें भी अपना साथी मानता है, ना कि ऊपर से आया कोई एस्पेराइट। चलो अब अंदर चल के ग्रिस से मिल लो। रूडो अंदर जाकर हैरान हो जाता है क्योंकि ग्रिस तो आराम से बैठा हुआ था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और वो रूडो को अपनी पावर अवेकन करने पर बधाई भी देता है। रूडो को समझ नहीं आता कि ये अब तक जिंदा कैसे है और एंजिन उसका मजाक उड़ाने लगता है कि इसीलिए तुम्हारा मूड खराब था क्योंकि तुम्हें लगा कि ग्रिस मर गया होगा। रूडो अब गुस्से में चिल्लाता है कि जैबर ने अपना पंजा तुम्हारी छाती के आर पार कर दिया था, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि तुम्हारे ऊपर की टिकट कट गई। ग्रिस बताता है कि यहाँ की मेडिकल टीम की वजह से वो ठीक है, खासकर ईशा की वजह से, जो उनकी टीम में इकलौती हीलर है और उसी ने ग्रिस को बचाया है। ग्रिस उसका शुक्रिया करता है लेकिन वो काफी शर्मीली लड़की है। वो फोलो का भी शुक्रिया करता है जो कि हर समय उसके साथ था। इसके बाद ग्रिस रूडो से कहता है कि तुमने और जनका ने आज बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारा दुश्मन काफी स्ट्रॉन्ग था और तालिस्मान के बारे में ज्यादा मत सोचो। मुझे खुशी है कि वो तुम्हारे लिए काम आया और यही उसके लिए काफी है। रूडो कहता है कि उसे भी ये जानकर खुशी हुई कि ग्रिस जिंदा है। ग्रिस कहता है कि रेडर्स भी अब हमसे पंगा लेने लगे हैं, तो फ्यूचर में हमें ट्रेस मॉन्स्टर के साथ साथ उनसे भी निपटना पड़ेगा, और उन्हें एक नई इंफॉर्मेशन भी मिली है। तभी एक दूसरा क्लीनर यहाँ आकर बताता है कि एक रीडर बॉर्डर की बात कर रहा था, यानी कि वो लोग स्पेयर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। रूडो पूछता है कि अब ये कौन है, तो एंजिन कहता है कि यही तो बॉस है। रूडो फिर से हैरान हो जाता है कि ये आदमी क्लीनर्स का बॉस है। बॉस अपना नाम कॉर्वस बताता है। कॉर्वस कहता है कि वो जानता है कि रूडो सिर्फ अपने ऊपर जानने की इंफॉर्मेशन लेने यहाँ आया था और ऐसे लोगों को हम क्लीनर में भर्ती नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ के लोगों से मिलकर रूडो बदल गया, बल्कि उन्हें बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली। और तुम्हारी पावर भी काफी अलग है जो हम क्लीनर्स के बहुत काम आ सकती है। इसलिए वो रूडो को क्लीनर्स में शामिल कर लेता है और वो रूडो को अपने ऑफिस रूम में बुलाता है क्योंकि उसके पास रूडो के लिए नई यूनिफॉर्म है और कुछ खास इंफॉर्मेशन भी। ऑफिस में कॉर्वस कहता है कि स्पीयर और ग्राउंड के बीच की लाइन को हम बॉर्डर कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। अब एक मजेदार कहानी सुनो। ऐसा कहा जाता है कि एक औरत है जो नो मैंस लैंड के बॉर्डर के बिल्कुल पास रहती है और एक बार एक मुसाफिर वहां भटक गया था, तो एक औरत ने उसकी हेल्प की थी। मुसाफिर ने पूछा कि तुम इस कचरे वाली जगह पर क्यों रहती हो, तो औरत ने कहा था कि वो ऊपर से गिरने वाले लोगों को देखती है। औरत वहाँ कई सालों से रहती है। उस औरत ने आगे बताया कि उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नीचे आते हैं और वापस ऊपर भी चले जाते हैं, वो भी बिना मरे। यानी उसने जरूर कुछ लोगों को बॉर्डर पार करते देखा है। रूडो सोचता है कि अगर मैं उनमें से किसी एक को भी ढूंढ लूं तो वो मुझे बता सकते हैं कि ऊपर कैसे जाते हैं। तो कॉर्वस कहता है कि ये भी कि तुम ऊपर से नीचे आने पर जिंदा कैसे बच गए, पर ये सफर काफी खतरनाक होगा। तुम सच में जाना चाहते हो या यही रुकना चाहते हो? रूडो कहता है कि मैं जरूर जाऊंगा। तभी एंजिन भी कमरे में आ जाता है और रूडो से कहता है कि क्लीनर वाली यूनिफॉर्म तुम्हें काफी सूट कर रही है। इसके बाद हम लोग जनका का एक सीन देखते हैं जिसमें वो किसी चीज से बुरी तरह से डरा हुआ था। खैर, कहानी वापस 6 घंटे पीछे आती है जहाँ फॉलो रूडो को मना कर रहा था कि उस औरत को ढूंढने मत जाओ, पर रूडो उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि वापस ऊपर जाने का यही एक रास्ता है। एंजन बोलता है कि तुम इतनी खतरनाक जगह ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं जा सकते। वो जगह नो मैंस लैंड के बीचों बीच है। तुम्हें मरने का शौक है क्या? और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी पावर्स कैसे काम करती है? तुम अपनी पावर को यूज करना तो सीख गए हो, पर ये जानते हो कि उसकी लिमिट क्या है या उसकी कमजोरी क्या है? और ना ही हमें पता है। रूडो पूछता है कि तुम भी मेरे साथ चलोगे क्या? एंजिन कहता है कि बिल्कुल, नो मैंस लैंड में अकेले जाओगे तो एक दिन में ही मारे जाओगे। और क्लीनर सिर्फ ट्रेस बीस्ट को मारते ही नहीं बल्कि उन पर रिसर्च भी करते हैं जिससे उन्हें नो मैंस लैंड में काफी फायदा होगा और उन्हें रेडर्स का भी ध्यान रखना होगा। रूडो पूछता है कि उन जैसे लोग गिवर कैसे बन गए? एंजन बताता है कि सभी लोग दिल से अच्छे नहीं होते हैं और सभी लोग अपने ऑब्जेक्ट का ठीक से ख्याल नहीं रख सकते। कुछ लोग दिल से अच्छे होते हैं लेकिन चीजों का ख्याल ठीक से नहीं रखते, लेकिन कुछ लोग बुरे होते हैं लेकिन चीजों को संभाल कर रखते हैं। कोई इंसान अच्छा है या बुरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका गिवर बनने से कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग गिवर्स को अच्छा नहीं मानते और उन्हें को डिपेंडेंट कहकर बुलाते हैं। किसी एक चीज से इतना लगाव होना बाहर के लोगों को अजीब ही लगेगा। रूडो अपने मन में सोचता है कि उसे लगा था कि बुरे लोग अपने चीजों का ख्याल नहीं रखते होंगे, पर वो यहाँ पर गलत था। एंजन कहता है कि आज तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए, पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत भाग दौड़ की है। रूडो अपने कमरे में आराम करने चला जाता है, पर तभी रियो यहाँ आ जाती है और कहती है कि चलो तुम्हें पूरा हेडक्वार्टर्स घुमाती हूँ।
वो उसे ट्रेनिंग रूम दिखाती है, फिर डाइनिंग हॉल और टॉयलेट। इसके बाद वो रूडो से पूछती है कि ऊपर की लाइफ कैसी है। रूडो बताता है कि वो रेक्टो के साथ घूमने जाया करता था, कचरा ढूंढता था और लोगों से गालियां खाता था। रियो कहती है टेंशन मत लो, गालियां तो तुम्हें यहाँ भी पड़ेंगी। वो पूछती है कि वहाँ खाते क्या थे, तो रूडो कहता है ब्रेड और सूप। तो रियो पूछती है और मिठाई, तो रूडो बताता है कि मिठाई तो बस अमीर लोग ही खाते थे। अब रियो बताती है कि हमारे पास भी मिठाई है, क्या तुम खाना चाहोगे? और फिर वो उसे कैफेटेरिया ले जाती है। रियो बोलती है कि यहाँ कुछ फूड वेंडर होते हैं जिनसे ये लोग खाने का सामान खरीदते हैं। यहाँ एंजिन भी बैठा हुआ था, जिसे रियो बताती है कि इसने कभी मिठाई नहीं खाई। एंजिन कहता है कि ऊपर का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ मिठाई काफी ज्यादा फेमस है, कहीं तुम्हें इसकी ज्यादा लत ना लग जाए। मिठाई देखकर तो रूडो का मुंह ही खुल गया था कि ये तो अमीरों का खाना है, वो भी इतना सारा। एंजिन कहता है कि यहाँ पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि फसल उगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वेंडर्स के पास कुछ ऐसे गिवर्स है जिनका पावर ही खाना बनाना है, जिस वजह से हमारे पास मिठाई की कमी नहीं है। रूडो अब एक मिठाई उठाकर खाता है जिसे वो काफी अच्छी लगती है, और फिर वो बाकी मिठाई पर भी टूट पड़ता है। उसने इतना अच्छा पहले कभी कुछ नहीं खाया था। एंजिन उसे थोड़ा रुकने को कहता है, नहीं तो वो मोटा हो जाएगा। तब यहाँ सेंटा नाम का एक क्लीनर आ जाता है जो कि रूडो को घूरने लगता है। रूडो को लगता है कि उसे मिठाई चाहिए, तो वो ना चाहते हुए भी एक लॉलीपॉप उसकी तरफ कर देता है। सेंटा लॉलीपॉप खाते हुए रूडो से और मिठाई मांगता है, जो कि रूडो को अच्छा नहीं लगता। खैर, कहानी वापस 6 घंटे आगे जाती है, जहाँ रियो और एंजिन बात कर रहे थे कि रूडो ने तो पूरे मिठाई का भंडार ही खत्म कर दिया। जन का भी यही से गुजर रहा था, और तभी उसे दरवाजे में से एक मोटा सा आदमी निकलता हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है कि ये कौन घुसपैठ गया है। लेकिन ये तो बस रूडो था, जो कि मिठाई खाने से काफी मोटा हो गया था। खैर, इसके बाद इन लोग रूडो को ट्रेनिंग कराने ले जाते हैं, लेकिन वो एक चाकू को भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इसके बाद एंजिन उसका मजाक उड़ाता है कि इतनी मिठाई खाने से कहीं तुम अपना पावर्स तो नहीं भूल गए। रियो बोलती है कि कम से कम अब ये चल फिर तो पा रहा है। रूडो को समझ नहीं आता कि उसकी पावर्स आखिर काम क्यों नहीं कर रही है। जन कब समझ जाता है कि रूडो को ऐसी चीजें सुधारने का शौक था जो कि टूटी हुई होती थी, जिन्हें लोग फेंक दिया करते थे, और लगता है उसकी पावर सिर्फ टूटी हुई चीजों पर ही काम करेगी, यानी सिर्फ कचरे पर। उसके सामने कुछ पुराना सामान लाकर पटका जाता है। वो अब उसमें से एक ट्रायंगल उठाता है और तुरंत ही उसे हथियार में बदल देता है। एंजिन जनका की तारीफ करता है कि उसने सही दिमाग लगाया और वो एक अच्छा ट्रेनर है। रूडो भी जनका का शुक्रिया करता है, और जनका उससे कहता है कि अब एक से ज्यादा हथियार बनाने की कोशिश करो। रूडो अब दूसरी चीजें उठाता है और उन्हें भी ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो देखकर सब चौंक जाते हैं। लेकिन तभी रूडो की नाक से खून निकल जाता है, यानी कि उसकी भी लिमिट है। वो एक साथ कई सारी चीजें ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, और उसके ग्लव्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा है कि उसका शरीर उसे झेल नहीं पा रहा था। रूडो पूछता है कि क्वालिटी मतलब? एंजिन बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जितने ज्यादा समय तक ख्याल रखा जाता है, वो उतने ही अच्छे क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट बनता है, और इसे ही क्वालिटी इंप्रूव करना कहा जाता है। और जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी उतनी ही ज्यादा पावर इन्हें मिलती है, लेकिन इसमें यूजर का माइंडसेट और एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। जनका सोचता है कि ये उन ग्लव्स को तब से रखा हुआ है जब से ये बच्चा था, इसीलिए इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा है, और रूडो का शरीर इसे झेल नहीं पा रहा, या फिर शायद इसका लेना देना इसकी सीरीज से है। रूडो अब पूछता है कि मैं जिस भी चीज को वेपन बनाता हूँ वो आखिर में धूल बनकर खत्म क्यों हो जाता है, और अभी जिन चीजों को उसने वेपन बनाया है वो बिल्कुल ठीक कैसे है। अब रियो कहती है कि वो टूटी चीजों को उसकी सबसे अच्छी कंडीशन में लेके आता है, जिसका इस्तेमाल करने से उन चीजों का पर्पस पूरा हो जाता है, जिससे वो फिर से अपने आप ही तबाह हो जाते हैं। जनका कहता है वो तालिस्मान भी तब खत्म हुआ था जब उनकी लड़ाई पूरी हो गई थी और रूडो सेफ था। एंजिन कहता है कि शायद यही रूडो की पावर है, वो कचरे को भी लायक समझता है, और उनका पर्पस पूरा होने पर वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। उसने ग्रीस का तालिस्मान तोड़ा नहीं था, बल्कि उसके सबसे अच्छे तरह से इस्तेमाल करके उसे रिटायर कर दिया था। जैबर ने कहा था कि तुम्हारे ग्लव्स किसी सीरीज का हिस्सा है, यानी हो सकता है कि किसी और के पास भी रूडो जैसे ग्लव्स हो। रियो पूछती है कि वैसे इनका नाम क्या है। इन सब ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को नाम दे रखे थे, जैसे रियो के कैची का नाम रिपर है, एंजिन के छाते का नाम अम्ब्रेकर, जनका के डंडे का नाम असिस्टाफ। रूडो कहता है कि उसने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तो एंजिन कहता है कि तो अब सोच लो। दूसरी तरफ हम लोग रेडर्स को देखते हैं, जो अपने बॉस को जाकर कुछ बताते हैं। द क्लीनर, सिटी ऑफ आर्ट, डेजर्ट ऑल्टर, वाइटल इंस्ट्रूमेंट, द वॉचमैन सीरीज और रूडो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।